गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड। मैंने बोला था कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आज 31 अक्टूबर है और इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875, 15 दिसंबर 1950, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। इनको रन फॉर यूनिटी, एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और एक भारतीय राजनीति थे, इंडियन पॉलिटिकल थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन करंट अफेयर्स में वो कंपटीशन में आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा पद, तो उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। क्या कार्य किया? उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी और उर्दू फारसी में सरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरदार कहा जाता। फारसी में सरदार कहा जाता, जिसका अर्थ है प्रमुख। जिसका अर्थ है प्रमुख। ठीक है, हम लोगों को मेन मेन हाईलाइटेड क्वेश्चन निकालना है इससे। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। पहले उप प्रधानमंत्री रहे, पहला क्या था उनका, उप प्रधानमंत्री रहे। और 1947 जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इनको याद करना है पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि मैं जो स्पेशल डे होता है उस पर एक वीडियो क्लिप रखता हूँ, ताकि लोगों को हमारे महापुरुषों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। और जो भी मतलब एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री पद बहाल, और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पद बहाल 15 अगस्त 1947 से 1950। पूर्वाधिकारी पद सृजन, उत्तराधिकारी कौन था? मोरारजी देसाई थे। चलिए, और पद बहाल ये हो गया, ये हम लोगों को देखना है। अब इनका फिर पद बहाल हुआ था। इनका जो जन्म है वो जन्म देख लेते हैं। नाडियाड, बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत। इनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, इनके आंख के पास में एक फोड़ा हो गया था, और वो फोड़े में गरम गरम लोहा इन्होंने अपने फोड़े में सबसे बोला, सबने नहीं उसका कैनम लगाया, तो इन्होंने अपने ही हाथ से गरम लोहा फोड़े के पास में दाग लिया। किसी ने कहा था कि अगर ये गर्म लोहा अगर आप अपने फोड़े में दाग देते हैं तो ये सही हो जाएगा, इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इनका कहाँ हुआ था? नाडियाड गुजरात, मुंबई प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश भारत में, मेवाड़ गुजरात में। ठीक है, और एक जो मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी कहाँ पर लगी है? गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि 31 ऑप्शन दे देंगे कि 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो उसमें आंसर में सरदार पटेल भी रहेंगे, जयंती और भी रहेंगे, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल सही करके आना है। और इसमें नेशनलिटी इंडियन ही हो गया। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बच्चे मणिबेन पटेल और दोहाबाई। ठीक है, 2 इनके बच्चे थे। अब शैक्षिक संस्था मिडिल टेम्पल
पेशा इनका जो था वो वकालत था। क्या था? वकालत था। पेशा था इनका वकालत। जीवन परिचय, अब इनके बारे में, इनकी जीवन परिचय बायोडाटा के बारे में जानकारी। पटेल का जन्म नाडियाड, नाडियाड जो कि गुजरात में एक लेवा पटेल पाटीदार जाति में हुआ था, इसलिए इनको पाटीदार भी बोलते हैं। वे झवेर भाई पटेल एवं लाड़वा देवी की चौथी संतान थे। इनके पिता का नाम क्या था? झवेर भाई पटेल। और माता का नाम क्या था? लाड़वा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई, बैरिस्टर यानी वकालत की पढ़ाई की। वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। खेड़ा संघर्ष, हाँ, एक क्वेश्चन कंपटीशन में ये बनते रहते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, उसके बारे में बताना चाहूंगा और आप लोग नोट डाउन कर दे। जो आपको अच्छा क्वेश्चन लगे वो आप लोग नोट करिएगा और मैं भी उसको हाईलाइटेड करते जा रहा हूँ, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान कहाँ पर हुआ था? खेड़ा संघर्ष में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। गुजरात का खेड़ा खंड डिवीजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में आ गया था। किस में आ गया था? सूखे की चपेट में आ गया था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट करने की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी, अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया। किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था, गांधी जी और अन्य लोगों ने, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह। और अगर गांधी जी का देखा जाए तो उन्होंने 1917 में सबसे पहले चंपारण, यानी जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ठीक है, नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। सूखा पड़ गया था, अंग्रेज लोग कर मांग रहे थे, इन्होंने कर देने से मना कर दिया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी, ठीक है। अब बारडोली सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में एक प्रमुख 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। सबसे पहले इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, जो कि गुजराती था। उसके बाद आप लोग याद रखना 1928 में गुजरात में किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की कर दी। कितने प्रतिशत तक की? 30%। बहुत साले कमीने थे। वृद्धि पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरदार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड, एक न्यायिक अधिकारी कौन था? ब्लूमफील्ड। और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल, क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे कितने प्रतिशत कर दिया? 6% कर दिया। तो भैया पहले कर लगता था, तो 22% से मैक्सवेल और ब्लूमफील्ड ने जांच की, ठीक है। आरआई राजस्व निरीक्षक 6% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ कंपटीशन में, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जो पेट में जीके क्वेश्चन आया है वो टू द पॉइंट नहीं आया है डायरेक्ट, उसको घुमा फिरा के कनेक्ट करके जोड़ा गया है क्वेश्चन। अगर उनको पूछना है 27 का तो देते हैं 28 का जोड़ के, फिर वहां से कोरिलेट करके क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल के। बहुत गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है और कोई भी निराश ना हो, लगे रहो, कहीं ना कहीं शिफ्ट होना ही होना है, बस कागज झोंके रहो। हाँ, तो बात चल रही थी कि हाँ, अब एक क्वेश्चन इधर पे ये निकल के आ रहा कंपटीशन क्लास में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था उसमें किसने दी थी? महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि, ठीक है। किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, हम बात करते हैं कि इस अंतर संबंधों की व्याख्या बारडोली सत्याग्रह किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश में हमें
स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचाने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है। अब बात अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह है किसानों के साथ कब? तो 1928 आप लोग याद रखना। ठीक है। यद्यपि यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में थीं, गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने को दूर रखा। अगर चाहते तो ये लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बन सकते थे? प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, बट उन्होंने नहीं चूज किया। ठीक है। अपने को दूर रखा, इसलिए नेहरू का समर्थन किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्य सौंपा। क्या क्या सौंपा? उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य सौंपा। किंतु इसके बाद भी नेहरू और पटेल के संबंध तनावपूर्ण रहे। इसके चलते कई अवसरों पर दोनों ने ही अपने पद का त्याग करने की धमकी दे दी थी। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता, हाँ ये प्राथमिकता जरूर देखो क्या है, इनकी पहली प्राथमिकता क्या रखी? देशी रियासती राज्यों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के ऑपरेशन पोलो उनको सेना भेजनी पड़ी थी, बाकी यही सब मैनेज कर लिए थे। भारत के एकीकरण रन फॉर यूनिटी बोलते हैं ना, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। आज के दिन सभी लोग दौड़ भी करते हैं। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें अगर एकीकरण में महान योगदान देने के लिए भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सन 1950 में उनका देहांत हो गया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। इसके बाद नेहरू का कांग्रेस के अंदर बहुत कम विशेष विरोध शेष रहा। देशी रियासतों के बारे में अब जानना चाहेंगे इसमें क्या था। ठीक है। ये 24 पेज की पीडीएफ है, 34 पेज की है, बट हम लोगों 24 पेज जो काम के हैं वो पढ़ के आप लोगों को बताना है। तो इसमें अभी 4 से क्वेश्चन निकल आए हैं। कब इनने आंदोलन किया, कब कैसा किया? देशी राज्यों और रियासतों का एकीकरण स्वतंत्रता के समय भारत में 562 यानी 562 देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 562। ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन भैया बहुत ही गहराई से आवत है। अभी आरो लगा हुआ है। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व संक्रमण काल में ही बीबी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरम्भ कर दिया। पटेल मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया, मतलब ये सब लोग क्या है, जोड़ने का काम कर रहे हैं सबको। मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से 3 को छोड़कर विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी और पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। तो जो रियासत थी उन्होंने विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता कौन थी? हिंदू थी और भारत विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ रियासत में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। कहाँ चला गया? पाकिस्तान। और ये पूरी स्टोरी वेड क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। और 9 नवंबर 1900 इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर उनको सम्मान के लिए एक पूरी जर्नी उनकी याद की जा रही है। ठीक है। आप लोग घर बना रखें।
और 9 फरवरी 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जूनागढ़ एक रियासत तो मिला ली, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, 3 रियासतें थी जिन्होंने मना कर दिया था 562 में। ठीक है, फरवरी 1948 में वहाँ जनमत संग्रह कराया गया। कौन सा संग्रह कराया गया? जनमत संग्रह। कब कराया गया? 1948, क्योंकि हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद हम लोग अपना स्टेट बना रहे थे, मिला रहे थे, जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। अब क्वेश्चन बनता है, जो हैदराबाद है वो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी 562 में। 562 रियासतों में से हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे। अंततः भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, हैदराबाद भी झुक गया। वाह। उसके बाद क्या हुआ? पूरी जर्नी है, बिल्कुल जोड़ के बनाई गई है कनेक्टिविटी। और नवंबर 1948 में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। चलिए भैया, हैदराबाद ने भी घुटने टेक दिए, जूनागढ़ टेक दिए। अब कौन बचा? जम्मू कश्मीर। नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला अनुच्छेद 370 और 35 समाप्त हुआ। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों को कि उनको 370 धारा समाप्त हो गई। कोई भी वहां जाके प्लाट ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये कब हुई थी? 5 अगस्त 2019 को ये बहुत बड़ा फैसला आया था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत को अखंड बनाने का स्वप्न साकार हुआ। तो बहुत अच्छी बात है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहा और भारत के सभी कानून वहां पर लागू होंगे। ठीक है, तो जो 3 रियासतें छूटी थी, जूनागढ़, आंध्र प्रदेश, वो भी कवर हो गई और जम्मू कश्मीर भी हो गया। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की एक सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि इन्होंने ही सपना देखा था कि हम सभी राष्ट्रों को एक कर देंगे अपने भारत के लिए। अब बात करते हैं आगे। बहुत अच्छी पीडीएफ है, इसमें पूरा डिटेल से आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, गांधी, नेहरू और पटेल। महात्मा गांधी और मौलाना आजाद 1940 से इनकी पिक संयोजित की है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल में आकाश पाताल का अंतर हो गया था। यद्यपि दोनों ने इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी, परंतु सरदार पटेल वकालत में पंडित नेहरू से बहुत आगे थे। उन्हें संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। एक और बड़ी उपलब्धि है कि इनको फर्स्ट पोजीशन आई थी। ठीक है, नेहरू प्राय सोचते रहते थे, सरदार पटेल उसे कर डालते थे। नेहरू शास्त्रों के ज्ञाता थे, पटेल शास्त्रों के पुजारी थे। पटेल ने भी ऊंची शिक्षा पाई थी, परंतु उनमें किंचित ही। चलिए, अब अहंकार नहीं था। वे स्वयं कहा करते थे, मैंने कला या विज्ञान के विशाल गगन में ऊंची उड़ानें नहीं भरी, मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों। हाँ भैया, ये जुड़े हुए थे। मेरा विकास कच्ची झोपड़ियों में, गरीब किसान के खेतों की भूमि और शहरों के गंदे मकानों में हुआ। पंडित नेहरू को गांव की गंदगी तथा जीवन से चिढ़ थी। ये उन्हीं का पक्ष विपक्ष बताया गया है। पंडित नेहरू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक थे, समाजवादी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह, सूचना एवं रियासत विभाग के मंत्री। ये देखो, आप तो सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम फर्स्ट गृह मंत्री, फर्स्ट पोजीशन होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण कर भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों को एक करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना भी की। वाह। चलिए अब देखते हैं की गई। एक बार उन्होंने सुना कि बस्तर की रियासत में कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है। क्या है? कच्चे सोने का बड़ा भारी क्षेत्र है और इस भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। उसी दिन वे परेशान हो उठे। उन्होंने अपना एक थैला उठाया, बीपी मेनन को साथ लिया और चल पड़े। वे उड़ीसा पहुंचे। वहां के 23 राजाओं से कहा, कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। उड़ीसा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। फिर नागपुर पहुंचे, वहां के 38 राजाओं से मिले। इन्हें सल्यूट स्टेट भी कहा जाता था। भैया इन्हें सल्यूट स्टेट भी कहा जाता है। एक नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि इन्हें सल्यूट स्टेट भी कहा जाता था। अभी तक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, इन्हें सल्यूट स्टेट भी कहा जाता था। यानी जब कोई इनसे मिलने आता तो तोप छोड़कर सलामी दी जाती थी। वाह क्या बात है। 15 जो 16 राज सत्ता अपने थैलों में डालकर चल दिए। पटेल पंजाब गए। कहाँ गए? पटेल पंजाब गए। पटियाला का खजाना देखा तो खाली था। पटियाला पड़ता है, यहीं जाओ। हरियाणा में पटियाला। पटियाला खजाना देख खाली था। फरीदकोट के राजा ने कुछ आनाकानी की। सरदार पटेल ने फरीदकोट के नक्शे पर अपनी लाल पेंसिल घुमाते हुए केवल इतना पूछा कि क्या मर्जी है। वाह वाह, व्हाट इज ओपिनियन। राजा कांप उठा। आखिर 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जोड़ो उस ने सभी रियासतों को भारत में मिला दिया। इन 3 रियासतों को भी 9 नवंबर 1947 को मिला लिया गया तथा जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। जूनागढ़ का नवाब कहाँ भाग गया? पाकिस्तान भाग गया। कब भाग गया? 9 नवंबर 1947। 3 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भव्य मंदिर सोमनाथ के मंदिर के निपुण निर्माण का संकल्प लिया, क्योंकि सोमनाथ मंदिर लूटा था ना महमूद गजनवी। ठीक है, पुनर्निर्माण का संकल्प लिया जो पंडित नेहरू के तीव्र विरोध के पश्चात भी बना। ठीक है, कहाँ का? सोमनाथ का मंदिर। 1948 में हैदराबाद भी केवल 4 दिन की पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला लिया गया। ना कोई बम चला, ना कोई क्रांति हुई जैसा कि डराया जा रहा था। के बाद लास्ट ही चल रहा। पूरा वर्णन है। पटेल से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को मिस नहीं होगा। जहाँ तक कश्मीर रियासत का प्रश्न है, ये पंडित नेहरू ने स्वयं अपने अधिकार में लिया हुआ था, परंतु यह सत्य है कि सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह और कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने में बेहद क्षुब्ध थे। निस्संदेह सरदार पटेल द्वारा यह 562 रियासतों का एकीकरण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य है। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी? रक्तहीन क्रांति थी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को इन रियासतों के बारे में लिखा था। रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही हल कर सकते थे। यद्यपि विदेश विभाग पंडित नेहरू का कार्यक्षेत्र था, परंतु कई बार प्रधानमंत्री होने के नाते कैबिनेट की विदेश विभाग समिति में उनका जाना होता था। उनकी दूरदर्शिता का लाभ यदि उस समय लिया जाता तो अनेक वर्तमान समस्याओं का जन्म न होता। 1950 में पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में पटेल ने चीन तथा उनकी तिब्बत के प्रति नीति से सावधान किया था और चीन का रवैया कपटपूर्ण तथा विश्वासघाती बतलाया था। अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन, उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाषा को किसी दोस्त की नहीं भावी शत्रु की भाषा कहा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि तिब्बत पर चीन का कब्जा नई समस्याओं को जन्म देगा। 1950 में नेपाल के संदर्भ में लिखे पत्रों से भी पंडित नेहरू सहमत न थे। 1950 में ही गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में चली 2 घंटे की कैबिनेट बैठक में लंबी वार्ता सुनने के पश्चात सरदार पटेल ने केवल इतना कहा, क्या हम गोवा जाएंगे? केवल 2 घंटे की बात है। नेहरू इससे बड़े नाराज हुए। यदि पटेल की बात मानी गई होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा न करनी पड़ती, पहले ही मिला लिया जाता। गृह मंत्री के रूप में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कंपटीशन में
कि जो होम मिनिस्ट्री के रूप में पहले व्यक्ति थे गृह मंत्री जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं यानी आईसीएस का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं आईएएस बनाया। हाँ, आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले आईएएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस को पहले आईसीएस नाम दिया गया था, ठीक है। लेकिन वो किसने चेंज करवाया? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंग्रेजों की सेवा करने वालों में विश्वास भरकर उन्हें राष्ट्रभक्ति से देशभक्ति को ओर मोड़ा। यदि सरदार पटेल कुछ वर्ष जीवित रहते तो संभवतः नौकरशाही का पूर्ण कायाकल्प हो जाता। इसलिए हम लोग उनकी जयंती आज बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सरदार पटेल जहां पाकिस्तान की छद्म और चालाकीपूर्ण चालों से सतर्क थे, वही देश के विघटनकारी तत्वों से भी सावधान रहते थे। विशेषकर वे भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? चलो, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906। 1906 एक इधर से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तथा कम्युनिस्ट की विभेदकारी और रूस के प्रति उनकी भक्ति से सजग थे। अनेक विद्वानों का कथन है कि सरदार पटेल बिस्मार्क की तरह थे। लेकिन लंदन के टाइम्स ने लिखा है, बिस्मार्क की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती हैं। यदि पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत और नेपाल के हालात आज जैसे न होते। पटेल सही मायनों में मनु के शासन की कल्पना थे। उनमें कौटिल्य की कूटनीतिकता और महाराजा शिवाजी की दूरदर्शिता। केवल सरदार ही नहीं बल्कि भारतीयों के हृदय के सरदार थे। लेखन एवं कार्य पुस्तकें के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी ये मिटा दें, 1 मिनट। चलो अब बात कर लेते हैं भैया। अब बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं? लेखन एवं प्रकाशित पुस्तकें। कंपटीशन के महत्व से जो है निरंतर महत्वपूर्ण संघर्ष जीने वाले सरदार पटेल को स्वतंत्र रूप से पुस्तक रचना का अवकाश नहीं मिला, परंतु उनके लिखे पत्रों, टिप्पणियों, उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों के रूप में बृहद साहित्य उपलब्ध है, जिनका संकलन विविध रूपाकारों में प्रकाशित होता रहा। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो सरदार पटेल के वे पत्र हैं जो स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में दस्तावेज के महत्व रखते हैं। 1945 से 1950 की समयावधि के इन पत्रों का सर्वप्रथम दुर्गादास के संपादन में अंग्रेजी में नवजीवन प्रकाशन मंदिर से 10 खंडों में प्रकाशन हुआ। कितने खंडों में हुआ? 10 खंडों में। इस बार संकलन से चुने हुए पत्र व्यवहारों को वी शंकर के संपादन में 2 खंडों में प्रकाशन हुआ, जिनका हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया। इन संकलनों केवल सरदार पटेल के पत्र न होकर लिखे गए अन्य व्यक्तियों के महत्वपूर्ण पत्र भी संकलित हैं। विभिन्न विषयों पर केंद्रित उनके विविध रूपेण लिखित साहित्य को संकलित कर अनेक पुस्तकें भी तैयार की गई। उनकी समग्र उपलब्धि साहित्य का विवरण इस प्रकार है। 22 सरदार पटेल रन फॉर यूनिटी। देखो, एकता की प्रतिमा कितनी बड़ी लगाई गई है गुजरात में, अहमदाबाद। ये इनकी लगाई गई है, ठीक है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एकता की रन फॉर यूनिटी, उसके बारे में। सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार 1945 से 1950, 2 खंडों में। संपादक वी शंकर, प्रथम संस्करण नवजीवन प्रकाश मंदिर, अहमदाबाद। सरदार के विशिष्ट और अनोखे पत्र 2 खंडों में। संपादक गणेश उन्हें किया है। भारतीय विभाजन, गांधी नेहरू सुभाष, आर्थिक एवं विदेश नीति। मुसलमान शरणार्थी कश्मीर। चलिए थोड़ी देख लेते हैं कि अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण, जो अहमदाबाद है, सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक का मुख्य कक्ष। अहमदाबाद के जो हवाई अड्डे का नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया है? अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। तो अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नाम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम है। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। इनकी उपलब्धि है। इनका नाम मतलब कहाँ कहाँ इनका नाम से संबोधित। सन 1900
मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित। मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया सन 1991। ठीक है, तो जो मरणोपरांत भारत रत्न भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण भारत रत्न से सम्मानित अन्य संस्थान एवं स्मारक। अन्य संस्थान सरदार पटेल स्मारक ट्रस्ट भी बना है इनके नाम पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक अहमदाबाद। एक बांध का निर्माण भी इनके नाम पर किया गया है। कौन सा है वो? सरदार सरदार पटेल सरोवर बांध, गुजरात। ठीक है, सरदार पटेल स्मारक, सरदार। ये थी आज की मुख्य बातें और इनका जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था मैंने पूरा कराया। एक और देख लीजिए ये। सरदार पटेल पुलिस, इनके नाम पर क्या क्या, कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जो सरदार पटेल के नाम पर है वो जोधपुर में है, जयपुर जोधपुर राजस्थान में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस संग्रहालय कोल्लम में है। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत जो कि गुजरात में, ज्यादातर गुजरात में है। सरदार पटेल प्रौद्योगिकी संस्थान वसाड़, सरदार पटेल टेक्नोलॉजी पटेल प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में है। सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई में है। सरदार पटेल विद्यालय नई दिल्ली में है। सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल चौक उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ जिले के कटरा गुलाब सिंह है, प्रतापगढ़ जिले जो कि इलाहाबाद के पास में पड़ता है। सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल चौक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कटरा गुलाब सिंह। बस लग रहा है पूरा हो गया। हाँ, थोड़ी और बचा हुआ है, इसमें देखते हैं हम लोग कि सरदार पटेल स्टेडियम भी बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है। वल्लभ भाई पटेल वक्फ संस्थान, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं अब, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात अहमदाबाद में है, इससे क्वेश्चन कभी कभार डाल दिए जाते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 240 मीटर याद रखना है, जिसमें 58 मीटर का क्या है आधार है 58। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 182 182, जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। सबसे पहले स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी थी 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती। वो आज हम लोग शायद 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। यहाँ लोहे से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रति लगाने का निश्चय किया गया। अतः इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि इन्होंने भी यूनिटी एकीकरण किया है तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। ठीक है, प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे चट्टानी द्वीप साधु बेट पर स्थापित किया गया, जो केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। 1918 में तैयार इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। कब किया? 31 अक्टूबर 2018, क्योंकि आज ही के दिन इनकी जयंती मनाई जा रही है। यह प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 300 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। ठीक है, तो आज इनके बारे में सरदार पटेल के बारे वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, 31 अक्टूबर को की जयंती मनाई गई। तो इनके बारे में आज इनकी पूरी जर्नी और इनके कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने पूरा आपको डिटेल से परिचय कराया। और मैं आपका प्रदीप सर, ठीक है, मैं आपका प्रदीप सर जो कि आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। तो सभी लोग इसमें एक बार ऑडियो ही लगा के सुन लें तो इसमें क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मैं आपका प्रदीप सर, ठीक है, और ऐसे ही मैं न्यू कंटेंट लेके आता रहूँगा अपना पीएस एकेडमी पर। सभी लोग इसमें चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, इससे मनोबल बढ़ता है
वो थोड़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज की जर्नी जो की थी हम लोगों ने इस पीडीएफ में वो समाप्त होती है। ठीक है, इसके जस्ट बाद अभी काफ़ी वीडियो चैनल पर अपलोड होना है। सभी लोग निराश हताश मत हों। ठीक है, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।